बहुत कम कार्यकाल मिला, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए आज हम उनको याद करते हैं, शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये आप लोगों का जोश है या उनका रिफ्लेक्शन है जो आपके माध्यम से उनको कहीं ना कहीं दिव्य ज्योति जो है वो वहाँ से यहाँ जो है ट्रांसफर होती हुई नजर आती है। आप सभी जो है, क्योंकि स्टडी सर्कल ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतनी अच्छी परिचर्चा को एक श्री गणेश किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि यदि डॉक्टर अंबेडकर थे, वो भी सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। उन्होंने वही उत्पीड़न, वही समाज में यातनाएं झेली, तो उनको भी हम याद कर रहे हैं आज के दिन। और क्योंकि अभी 26 नवंबर हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया, तो इसलिए भी हमें याद करना, और 6 दिसंबर को बाबा साहब का भी महापरिनिर्वाण दिवस है, तो हम उसी श्रृंखला में आज जो है इस तरह का हम आयोजन भी करते रहेंगे भविष्य में भी। सर्वप्रथम मैं माननीय हमारे जो अतिथि हैं या अतिथिगण, उनका सेंटर पे, क्योंकि विशाल सर तो पहले आ चुके हैं, विशाल सर ने अपनी एक छोटी सी अपनी उपस्थिति दी थी और हमने सर से आग्रह भी किया था कि आप थोड़ा और रुकिए, अच्छा लगेगा हमें, लेकिन सर की कई व्यस्तताएं रहती हैं। तो विशाल सर को हमेशा ही हम ये जानते हैं जहाँ तक कि सर को सुनना हमारे लिए हमेशा बहुत अच्छा रहता है हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि नए ज्ञान, जो इनोवेटिव सोच है, जहाँ से एक बीज की उत्पत्ति होती है, किसी भी सोच के बीज की उत्पत्ति होती है, तो वो स्फुरित करने में सर का कहीं ना कहीं योगदान है। सर हिंदी विभाग में कार्यरत है, उनकी बहुत अच्छी शिरकत रहती है, हिंदी विभाग में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर का अभिवादन, सर आपका बहुत स्वागत है। और केवल आज ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी आप हमारे सेंटर के साथ, और यहाँ जो है मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन सेंटर की जो ज्योति है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। हो सकता है, क्योंकि ये जो पद है, पद कभी भी स्थायी नहीं होते, और मैं भी कभी स्थायित्व में विश्वास नहीं रखती कि एक ही चेंज प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, और हमें इस चीज को समझना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ जो काम करूंगी वो आगे जो एक कारवां होता है, जो आगे चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं रुक जाए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सर, यदि आप पहले आते थोड़ा सा, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो ये स्थितियां थी। खैर वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले सभी का स्वागत कर दूं, फिर उसके पश्चात मैं यहाँ का थोड़ा सा आपको विवरण प्रस्तुत करूंगी। हमारे डॉक्टर जगदीश गिरी सर को भी सुनना हमेशा ही कर्मप्रिय और कुछ नई सोच को इंगित करने वाला ही होता है। सर हमेशा फेसबुक पे भी बहुत विचारणीय प्रश्न जो है वो रखते हैं, और सर का प्रथम कदम है सेंटर पे, तो हमें लगता है कि ये जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसको आगे ले जाने में सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सेंटर में। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर सीबी यादव सर। कल ये निकल रहे थे सर, कल ये जाने वाले थे कहीं और, इनका क्योंकि बहुत ज्यादा दौरे भी रहते हैं, लेकिन मैंने सर को एक आग्रहपूर्ण तरीके से जिद के साथ रोका। मैंने कहा नहीं, आप कल नहीं जाएंगे, कल कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंटर में प्रोग्राम है तो आपको आना ही होगा। और शायद मेरा आपने ऐसा था कि सर ने स्वीकार किया, और सर नहीं, हम अनुग्रह आग्रह ही कर सकते हैं, आदेश नहीं, और आपने ये स्वीकार करके न केवल सेंटर का गौरव बढ़ाया, बल्कि सारे जो हमारे जो श्रोतागण है उनको भी सुशोभित किया। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ में शिरकत कर रहे हैं यशवर्धन सिंह झेली सर। आप भी सदैव इस तरह के सामाजिक न्याय और हमारे जो लोकतंत्र को कैसे जीवंत बनाए रखा जाए, इन सब समस्त मुद्दों पर हमेशा अपनी बेबाकी से राय व्यक्त करते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे जो आज कार्यक्रम की जान और इस शाइनिंग स्टार्स जिन्हें कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बैठते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने कि इस मंच से जो सामने बैठने वाले होते हैं, वही कहीं ना कहीं इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। तो तालियां आप सबके लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जो है, क्योंकि इस केंद्र में अभी मैं निदेशक हूँ पिछले 4 महीने से, तो मैं
आप लोगों को कुछ बातें जो है बताना चाहूंगी। वो मेरी एक, मुझे लगता है कि एक तभी पहुंचेगी, कुछ चीजें जो है आप लोगों तक पहुंचना अनिवार्यता भी है। तो मैं इस रूप में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि जब इस सेंटर में मैं आई थी तब इस सेंटर में ये था कि यहाँ ना तो ठीक है हमें बिल्डिंग मिली है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो केवल जैसे कोई भी इमारत है वो पत्थरों से और ईंटों से नहीं बनी हुई होती, उसमें जान फूंकने की आवश्यकता होती है। तो ये मुझे लगा कि जान फूंकने का काम जो है आपके माध्यम से, मुझे एक कैटलिस्ट के रूप में मुझे एक मौका मिला जिसके माध्यम से मैं कर पाऊँ कुछ। ये मेरी बहुत ही जीवटता है, जिजीविषा है। मतलब मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इस सेंटर को, क्योंकि अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो चाहे कोलंबिया का सेंटर देखें या वहाँ जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर पर रिसर्च हो रही है, वहाँ जिस तरीके से माना जाता है, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देख लें जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, तो वहाँ उनको काफी आज भी उनको स्वीकार्यता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमारे सेंटर में ना तो कोई फंड है, इवन आप मानेंगे नहीं, बजट बुकलेट जो कि यूनिवर्सिटी में सभी सेंटर्स का नाम अंकित था, इस सेंटर का नाम तक अंकित नहीं था। मैंने प्रयास किया है, मैं निरंतर, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंटर नहीं है हमारे पास ना कोई आधारभूत सुविधाएं विद्यमान है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमें जो है उस संसाधनों जो है, हमें छोटे से छोटे संसाधन है वो उनके लिए भी मुंह देखना पड़ता है प्रशासन का। तो ये स्थिति है, लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा, where there is a will there is a way। तो मेरी कोशिश रहती है कि नहीं, इसको कैसे भी करके हमें अच्छे से चलाने का प्रयास करना है, उसी दिशा में मैं हमेशा अग्रसर रहती हूँ, क्योंकि हम जो है कभी हारेंगे नहीं, है ना, हमें हारना कभी नहीं है, क्योंकि आप लोग युवा हैं, युवाओं की शक्ति मेरे साथ है, इसलिए मुझे लगता है कि वही मेरी ताकत है। मैं हर चीज के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ इस सेंटर में आने के पश्चात कि यहाँ जो है सर्टिफिकेट और कोर्सेज ओपन किए जाए। तो वो जो है, हालांकि मैंने फाइल मूव कर दी है, उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए भी जो कमेटी है उसके सामने मैंने ये बात रख दी है, और यहाँ जो भी संसाधन है वो मुहैया कराए जाए, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि कुछ हो, और कोशिश जरूर रंग लाएगी आप लोगों के सहयोग से। आज हम जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनके बारे में आज हम बात करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मेरा कुछ मैं डिटेल में सर से जानना चाहूंगी, लेकिन जैसे कि कुछ बातें जो है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक राजघराने से बिलोंग करते थे, और लेकिन उन्होंने भी उसी तरीके से, हम भगवान बुद्ध को याद करें, भगवान बुद्ध आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे राजघराने से थे, लेकिन उन्होंने वो सब राजपाट त्याग कर एक जो सत्य और ज्ञान की तलाश में वो निकल पड़े। तो वही स्थिति आज हम सभी को कहीं ना कहीं फॉर द सीकिंग ऑफ नॉलेज हमें कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। अभी मैंने कुछ ही समय पहले 23 सितंबर का दिन आपको याद होता होगा, 23 सितंबर का दिन शायद मुझे लगता है अभी किताबों में भी कहीं अंकित नहीं है, और उसको याद भी नहीं किया जाता उस दिन को, इस दिवस को। वो हमने मैं आपसे भी मैंने आग्रह किया था, वो यहाँ संकल्प दिवस के रूप में हमने मनाया था। यही बात शायद मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बना था किसी सेंटर पे कि संकल्प दिवस, क्योंकि कोई जानता नहीं डॉक्टर अम्बेडकर संकल्प दिवस क्या है। तो यह वही है जो कि जब हम गांधी जी का ध्यान करते हैं, जब वो प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जा रहे थे और मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको नीचे उतार दिया गया था फर्स्ट क्लास टिकट के बावजूद, तो उस घटना को एक्नॉलेज किया जाता है, याद किया जाता है। लेकिन एक घटना हमारे भारत में हुई थी, ये साउथ अफ्रीका की घटना है, और ये दूसरी जो घटना बता रही हूँ वो भारत में हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे जो है उसमें उनके पास पूरा का पूरा वो था, उनके पेमेंट भी कर दिया था जो है रूम का, लेकिन उनको रात को अपने रूम से निकाल दिया गया, और फिर उन्होंने अपनी पूरी रात सयाजीराव बाग में बिताई थी। ये घटना है वडोदरा की। तो उन्होंने पूरी रात जो है सयाजीराव बाग में पेड़ के नीचे बैठ के बिताई थी सर।
तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं जो जाति प्रथा है और इस तरह की ऐसी जो घटनाएं हैं, अस्पृश्यता है, उसको मिटाने का प्रयास करूंगा। और न केवल प्रयास करूंगा बल्कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाक्रम आगे ना घटे, तो उसकी कोशिश में वो दिन रात लगे रहे। तो आप देख सकते हैं। और आज सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की बात करें। भारतीय लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है वो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो इसी संकल्पना को बनाए रखने का हम प्रयास कर सकते हैं। मीडिया जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हम मीडिया की भी भूमिका देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में किस तरह की भूमिका नजर आती है। तो आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो हमें जो पुरानी जो एक बहुत ही अच्छी परिपाटी चली आती थी, उसको हमें कंटिन्यू रखने की कोशिश करनी है। संसद में जब बात होती थी तो पहले क्या होता था कि क्योंकि माननीय जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि संसद ऐसा स्थल है जहाँ पर डिबेट होनी चाहिए, डेलिब्रेशन होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। लेकिन वो क्या रहा है आज क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। एक जो मतभेद है वो कब मनभेद में तब्दील होता है, किस तरीके से एक जो स्थितियां हैं वो विपरीत और हमेशा विपरीत से भी विपरीत होती जाती है। और जो एक आम जन है उसकी आवाज को अनसुना करके एक ऐसे मुद्दे हैं उनको प्रकोलेट करने का प्रयास किया जाता है और ऐसे नैरेटिव्स गठित किए जाते हैं जिससे कि आम जन जो है वो दिग्भ्रमित रहे, कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ होके, और इधर उधर हमारा जो युवा है वो बेरोजगारी के धरातल पे, अंध धरातल पर खोया रहे। तो ये प्रयास जो है वो देखा जा सकता है। तो इसी चीजों को समझने के लिए हम ये परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं निश्चित रूप से मैं थोड़ा बोलती जाता हूँ, तो कई बार क्या है समय को भी क्रॉस कर जाती है और हमें अभी सभी को सुनना है। तो थैंक यू सो मच। और इस आयोजन के लिए मैं जो हमारी टीम है जिसमें मानवेंद्र जी हैं, रजत जी हैं और आप सभी जो ये युवा विद्यार्थीगण है, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। हमारे साथ मीडिया के साथी भी शामिल हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करके इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। आप सभी का तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत आभार मैम कि आपने हमें ये जगह और ये स्थान प्रदान किया और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप आई हैं। नहीं तो कई बार होता है कि स्थान भी नहीं मिल पाता है विश्वविद्यालय के अंदर कोई प्रोग्राम करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर जगदीश गिरी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह इधर से मुझे तो मैं श्रोता के तौर पे आया था, मैं तो लास्ट में दो बात करूँगा। हाँ, तो एक्सपर्ट लोग उनसे अब इधर से करना है या उधर से करना है ये देख लीजिए। अब मैं तो बीच में थी, अपना काम कर दिया मैंने। मैं इधर भी नहीं ट्रांसफर कर सकती। प्रोफेसर विक्रम विशाल सिंह जी मंच पर आए एक बार अपनी बात करें। आवाज मेरे ख्याल में वहां तक पहुंच जाएगी। पीछे जो खड़े साथी आवाज पहुंच रही है। आप बेटा सुनो, पीछे जो खड़े हैं वो आगे, क्योंकि सीटें हैं यहाँ पर, आप आगे बैठ सकते हैं, आराम से जगह है आपके पास। और नहीं होगी तो और भी चेयर इधर उधर रखिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में सुमन जी निदेशक सेंटर की, और हम लोगों ने विश्वविद्यालय में इस सेंटर को जाना तो पहले था, महसूस ही तब किया जब सुमन जी इसके निदेशक हो गए। इमारत और नाम होने से केंद्र नहीं चलते, केंद्र अपनी धड़कनों से चलते। हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी मेरे ख्याल से मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही। सीबी यादव जी बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। वो विश्वविद्यालय परिसर में भी और परिसर के बाहर भी जनतंत्र को लोगों तक पहुंचाने और उसको
उसके अनुकूल बनाने, परिवेश बनाने के लिए वो काम करते हैं। यशवर्धन जेटली जी, जिनके बारे में भी पिछले दिनों ही मुझे बताया गया कि वे समाजवादी विचार के व्यक्ति हैं और काम कर रहे हैं शहर में। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि उनसे मुलाकात यहाँ हो रही है। और डॉक्टर जगदीश गिरी विभाग में हम लोग साथ साथ ही हैं। बहुत कुछ मैं इनसे सीखता हूँ, ये मुझे सिखाते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं, और अपनी तरह से वो विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और आप सब साथी, जिनमें से बहुत सारे लोगों के मैं चेहरे पहचानता हूँ, लेकिन नाम भी आगे जान जाऊंगा। और इसके जो आयोजक हैं, मानवेंद्र और रजत और पवन को तो मैं नहीं पहचाना। अच्छा, कोई नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम एक दूसरे को चेहरे से जानते हो न जानते हो, लेकिन एक दूसरे के विचार को जानते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बल्कि मैं यही से अपनी बात कहूँगा दोस्तों कि बहुत बार जाने पहचाने चेहरे अचानक से अजनबी हो जाते हैं। जाने पहचाने चेहरों में एक ऐसा विचार बसता है जो आपको लगता है कि ये खतरनाक विचार कहाँ से आया। फैज की एक नज्म है जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की रात में लिखी थी, जब देश आजाद, 2 मुल्क बन रहे थे दुनिया के नक्शे पर। सुबह आजादी। तो फैज उसमें ये जिक्र करते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीरा सहर, ये वो शहर तो नहीं कि चले थे जिसकी आरजू लेकर कि मिल जाएगी याद कहीं न कहीं, ये वो शहर तो नहीं। तो हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर बात करते हुए, लोकतंत्र के बारे में बात करते हुए, सांप्रदायिकता पर सवाल उठाते हुए, हम जो सपना देखते हैं, कई बार हमको लगता है कि वो सपना, ये सपना तो नहीं था जो हमारे सामने मौजूद। और ये जो सपना जिसका जिक्र फैज करना चाह रहे थे, फैज ने उसे दोहराया है। फैज ने उसे पहली बार कहा नहीं। जब से दुनिया में ज्यादतियां, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, सितम मौजूद है, तब से ये बात दोहराई जाती रही। बुद्ध और कबीर हमारे पुरखे हैं, पेरियार, फूले और अम्बेडकर हमारे पुरखे हैं, मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी हमारे पुरखे हैं, जिनकी कई बातों के आलोक में हम देख सकते हैं, आज अपना वर्तमान देख सकते हैं साथियों। और उसी क्रम में विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी जिक्र किया जाना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जैसा कि निदेशक डॉक्टर मौर्य ने बताया कि बहुत कम समय मिला था उन्हें प्रधानमंत्री के बतौर, 11 महीने का लगभग समय, लेकिन वे 11 महीने भारत के इतिहास में इस कदर स्थापित हो गए हैं कि जब भी भारत के वर्तमान की बात होगी तो उस वर्तमान में वह 11 महीने एक जरूरी वरक की तरह मौजूद है, जिसने अनेक सालों से मौजूद भारतीय समाज में, भारतीय समाज के विभाजन पर, वर्ग विभाजन पर एक कड़ी आगे बढ़ करके समाधान खोजने की कोशिश की। आज शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिक्र ज्यादा हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि भारत के ही एक राज्य बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ है और उसके आंकड़े जारी कर दिए गए। वो जनगणना नहीं है, वो सर्वेक्षण है। जनगणना का अधिकार राज्यों को नहीं है, वो केंद्र सरकार को जारी कर दिए हैं, जिसमें अलग अलग जातियों का बिहार में क्या, उनकी क्या हिस्सेदारी है
वो जाहिर हुई है और जिसे आज की तारीख में हम ओबीसी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग, तो एक वर्ग के बतौर उसकी आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है और इस आधार पर अनुमान किया जाता है, जिसका एक ताकतवर आधार है, वो भारत के बारे में भी उसे देखा जा सकता है। दूसरा, हिंदुस्तान में एक जबरदस्त मोड़ इस समय मोड़ पर खड़ा है, जहां दो हिस्सों में हिंदुस्तान बटा हुआ है। एक वो हिस्सा है जहां योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार मेहनताना मिले, इसकी हिमायत करने वाला, जाति और धर्म और लिंग और भाषा और क्षेत्र के बगैर इंसान से इंसान के बारे में बात करने वाला वर्ग एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो ऐसा नहीं मानते, जो ये मानते हैं कि धर्म एक जरूरी आइडेंटिटी है, जो ये मानते हैं कि पूंजी एक जरूरी आइडेंटिटी है, और जो ये मानते हैं कि किसी की वंश परंपरा एक जरूरी आइडेंटिटी है, इनके हिसाब से 92 के आसपास जावेद अख्तर ने एक 92 का दौर आप जानते हैं किस चीज के लिए याद किया जाता है, तो जावेद अख्तर की एक बहुत मशहूर नज़्म है, उसे आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। अब चूंकि इस जमाने में सारी चीजें गूगल पर ही, ज्यादा से ज्यादा चीजें गूगल पर ही होती हैं, इसलिए मैं गूगल कह रहा हूं, नहीं तो किताब पढ़ना चाहिए। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी, अब ये तुम पर है कि तुम क्या जानो, तुम क्या मानो, तुम कौन सी आवाज सुनो, तुम क्या मानो। तो ये आवाजें, और इसी परिप्रेक्ष्य में इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तब ये समझ में आएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उन्होंने विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे बीपी मंडल कहा जाता है, बीपी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, दुनिया सिर्फ इतना जानती है। और इस बीपी मंडल के सिफारिशों के आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बदौलत उन्हें अपना प्रधानमंत्री का पद न सिर्फ गंवाना पड़ा था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सांप्रदायिकता का एक नया अध्याय खड़ा किया गया। आज जिस सांप्रदायिकता ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की जमहूरियत का नुकसान किया है, उसका निर्णायक दौर ये वही दौर है जब बीपी मंडल आयोग की सिफारिशें प्रधानमंत्री ने लागू की थी। और बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में ओबीसी, जिसे कहते हैं ओबीसी जातियां, उनकी आबादी 51% है। अब वो बढ़ गई है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि बीपी मंडल आयोग ने जिन जातियों को ओबीसी जाति के बतौर नोटिफाई किया था, उनकी संख्या थी 3743, और आज जो पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय आयोग है, उसके अनुसार उसकी आबादी 5100 कुछ 6 या 7 ऐसे है। तो ये जातियों की संख्या पिछड़ी जाति में बढ़ गई है। तो आंकड़े के बतौर पिछड़ी जातियों का परसेंट शायद बढ़ गया होगा। अभी मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं, कि सिर्फ आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं उसे समझने के लिए, जिसकी वजह से इस देश में एक बहुत बड़े हिस्से के लिए, साधन संपन्न तबकों के लिए, वे जिनकी सत्ता पर इजारेदारी कायम है, वे जिनका देश के संसाधनों पर अधिकार है, ऐसे वर्गों के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह कलंक की तरह है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 के दौर में चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ था, तो जाति के राजपूत होने के कारण, वंश परंपरा में राजा होने के कारण बहुत सारे लोग उनके पक्ष में थे। जैसा कि जातिवादी, जात विभक्त समाजों का वो होता है कि वह नाम देखने के बजाय जाति का सरनेम ज्यादा देखते हैं, और ये सब जगहों पर है।
ये दलित जातियों में भी है, ये ओबीसी जातियों में भी है, आदिवासी जातियों में भी है और सवर्ण जातियों में भी है कि विचार देखने के बजाय, काम देखने के बजाय सरनेम देख करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी लोग खड़े हो गए और उनके विचारों को उस समय ऐसा प्रचारित किया गया कि देश का सबसे ईमानदार आदमी है। बोफोर्स प्रकरण हो चुका था और उनके लिए नारा लगा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो जो जनता ये नारा लगा रही थी, तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद उसी जनता ने दूसरे नारे भी लगाए, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो फकीर से कलंक बनने की ये जो यात्रा है, इसे समझने के लिए भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझना जरूरी है। और तब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में जब फकीर कहा जाता था तो वो फकीरी के गुण थे, वो जुमलेबाजी नहीं थी, वो लफाजी नहीं थी कि जो आदमी राज परिवार में पैदा होने के बावजूद एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जीने की कोशिश करता, उसके लिए फकीरी थी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जिसके पास आर्थिक संसाधन न रहे हो और अचानक से सांप्रदायिक ताकतों की बदौलत उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति उसके दोस्त हो जाए और वह भी अपने आप को फकीर कहने लगे, ऐसा नहीं था। उसमें एक तरह का जस्टिफिकेशन था। हालांकि वो जस्टिफिकेशन इतना बेहतर जस्टिफिकेशन था कि वो नरेशन बदल गया। खैर, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, तब से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में ओबीसी तबके से आए हुए पार्टियों और ओबीसी तबके की राजनीति करने वाले लोगों का भारत की राष्ट्रीय राजनीति और प्रांतीय राजनीति में एक तरह का दबदबा है। और इस बात को जोर दे करके कहना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सांप्रदायिकता का जो तांडव भारत के समाज ने देखा है, उसे एक लंबे समय तक स्थगित करने का काम ओबीसी राजनीति से आए हुए नेताओं ने किया है। लालू प्रसाद जी ने, मुलायम सिंह जी ने, दक्षिण में जनता दल पार्टी ने और भी दूसरी, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने, कांसीराम जी ने वो किया। एक ऐतिहासिक दौर में ये चीज सच है। लेकिन आज जब हम लोग खड़े हुए हैं 2023 में बात करने के लिए, तो इसकी पुनर्समीक्षा करनी पड़ेगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी एक बातचीत में कहते हैं कि मैंने जो कोशिश की थी वो सेमीफाइनल तक ही मैं पहुंचा पाया था, फाइनल नहीं जीत पाया। शायद महत्व है। अब भारत की जो राजनीति है, उन ओबीसी तबकों से पैदा हुए लोग, उन ओबीसी तबकों से आए हुए समाज के लोग और राजनीति के लोग, ये सवाल ये है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस उद्देश्य से शुरुआत की थी कि भारत में आर्थिक संसाधनों का एक विकेंद्रीकरण हुआ, भारत में वे लोग भी जिनकी जातीय संख्या कम है, और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जातीय संख्या जिसकी रहती है, लोकतंत्र पर जो जितना दबाव बना सकता है उसके हक में उतना काम करता है लोकतंत्र। इसके बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, अगर आज की तारीख में भी 5000 से ज्यादा जातियां नोटिफाइड हैं ओबीसी के तबके में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये कोशिश थी कि वे जो सबसे आखिरी हिस्सा है, जिनकी आबादी 1000-5000 से ज्यादा की नहीं है, उनका भले ही लोकतांत्रिक सरकारों पर कोई दबाव समूह नहीं काम करता है, लेकिन उन तक भी लोकतंत्र जिस जस्टिफिकेशन की बात करता है उन तक वो पहुंचे, ऐसी कोशिश थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जातियों के आधार पर काम करने और बात करने से यह उद्देश्य चाहे जितना पवित्र हो, पूरा नहीं हो सकता। जातियों के अंदर काम करने वाले समूह, जातियों के अंदर काम करने वाले सत्ता के बंटवारे में अपना हक छीन लेने की सिर्फ कोशिश करने वाले, जातियों के आधार पर पूंजी केंद्रित कर लेने वाले लोगों ने
मानसिकताओं ने इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को एक सीमा के बाद रोक दिया है। राजस्थान में ही 200 से ज्यादा जातियां हैं जो ओबीसी में आएंगी, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि आप में से कोई भी आदमी 10 जाति के बाद नाम नहीं जानता होगा। यह जो हमारा अनुकूलन है कि वे किन 10 जातियों को हम जानते हैं जिनका एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक शैक्षणिक बैकग्राउंड है, जिसके आधार पर वो लोकतंत्र में खड़े होकर के सरकारों के साथ बार्गेन कर सकते हैं। जो बार्गेन नहीं कर सकते उनका नाम भी आप नहीं जानते, लेकिन उन सब के बिहाफ पे, उनके नाम पर हम राजनीति में बार्गेन करते हैं। यह प्रक्रिया एक हद तक तो चीजों को सुदृढ़ करती है, लेकिन नव ब्राह्मण भी पैदा करती है। ब्राह्मणवाद सिर्फ सवर्ण जातियों में नहीं है, ब्राह्मणवाद उन जातियों में भी है जो ब्राह्मणवाद से लड़ने का दावा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ, जिसको मैंने शुरुआत में कहा कि सरनेम देखते हैं, सरनेम के आधार पर किसी की योग्यता और अयोग्यता को तय करता हो, यदि कोई व्यक्ति किसी के इलाके के आधार पर, किसी से परिचय के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर चीजों को तय करता हो, और ब्राह्मणवाद क्या है? यही तो ब्राह्मणवाद है। तो जरूरी नहीं कि गैर ब्राह्मणवादी समाज में पैदा होने पर आदमी ब्राह्मणवाद विरोधी ही हो, समर्थक भी हो सकता है दूसरे तर्कों से। यह विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उनका उद्देश्य नहीं था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, वह जोर था, उसकी सिफारिशों में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि भूमि सुधार एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जब तक आप भूमि सुधार लागू नहीं करते हैं, जब तक लोगों के पास अकूत प्रॉपर्टी का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक कोई भी विचार बेमानी है। और कहने की जरूरत नहीं है कि अब 1990 के बाद से बहुत सारे राज्यों में मंडल आयोग की सिफारिशों और मंडल आयोग के द्वारा पैदा हुए परिवेश से बहुत सारे ताकतें सत्तासीन रहीं, लेकिन उन्होंने भूमि सुधार का कोई काम शुरू ही नहीं किया। ये सवाल है, जाति के आधार पर राजनीति करने पर यह सवाल है कि क्यों नहीं शुरू किया, आखिर वो चाहते क्या है? और हिंदुस्तान के इतिहास में देखेंगे तो यह काम उन सरकारों ने ज्यादा बेहतर तरीके से किया जिसे आज के इस जोर से बोले जाने वाले समय में जिन्हें याद तक नहीं किया जाता। वो पश्चिम बंगाल और केरल की कम्युनिस्ट सरकारें हैं जिन्होंने भूमि सुधार को लागू किया और कुशलतापूर्वक लागू किया, और बिना किसी गृह युद्ध के, बिना किसी जनयुद्ध के। आज जिस तरीके से ओबीसी वाद, बहुत अच्छी चीज है ओबीसी वाद, होनी चाहिए, लेकिन उसका आधार क्या है? उसमें न तो कम्युनिस्ट पार्टियों को याद किया जाता है, और राजनीतिक परिस्थिति की वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह तो अब फिर भी आ गए, थोड़ा सा नाम आ गया। अभी वहां दक्षिण में उनकी एक बड़ी आदमकद मूर्ति का आज अनावरण किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। तो ये सवाल है, तो हमको आत्मसमीक्षा की तरफ भी गुजरना चाहिए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। अभी सारी जो बातें मैं कह रहा हूं, आप में से कोई व्यक्ति कह सकता है कि तुम कैसे जानते हो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे? ये मेरी मनगढ़ंत बात हो सकती है जो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की जबान से कहलवा रहा हूं। तो इसलिए अगला जो काम वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सिर्फ मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, इस बात का ढिढोरा पीटने से, इस बात की पूजा करने से, इस बात को एक यंत्र की तरह, एक गणासे की तरह इस्तेमाल करके दूसरे की हत्या करने से पहले इस बात पर भी विचार करना होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह विचार क्या करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की वैचारिकी क्या थी, क्या रहे थे वो। तो साथियों, विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद जानते भी हो जिन्होंने नजदीक से, शायद यशवर्धन जी जानते हो, और सीबी यादव जी और मैडम और डॉक्टर दीदी भी जानते हो, आप भी हो सकता है जानते हो। लेकिन मेरे लिए एक कम चर्चित चीज है
कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत अच्छे कवि थे। उनका बकायदा एक कविता संकलन प्रकाशित हुआ है राजकमल प्रकाशन से। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का विचार क्या है वो वहां जाकर के समझ में आता है कि उन्होंने जो एक मजबूत दीवार पर लात मार करके उसे गिराने की कोशिश की थी, उनका पांव तो टूट गया, वो दीवार जस की तस है, बल्कि दूसरे अर्थों में कहूं तो ज्यादा ताकतवर हो गई। जिस सांप्रदायिकता की दीवार को वो तोड़ना चाहते थे, क्या ऐसा नहीं है कि 1990 के बाद उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद नए नए तर्कों से, बल्कि कहूंगा कुतर्कों से, वो सांप्रदायिकता और ज्यादा ताकतवर हुई है। सांप्रदायिक ताकतों की आज सबसे बड़ी जो समर्थक जातियां हैं, अंग समर्थक जातियां हैं, जो उनके लिए लड़ाइयां लड़ती हैं, उनके लिए हत्या करने के लिए, दंगा करने के लिए तैयार है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन तबकों का है जिसे सांप्रदायिकता से मुक्त करने की कोशिश विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी। तो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की 4-5 बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं उसको आपके सामने पढ़ करके बताना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप का विचार क्या था और आज वो क्यों गुम हो गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक वर्ग विभाजित समाज में, जिसमें वर्ग मौजूद है, तो जातियों के ताकतवर होने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं। सब सत्ता, असल चीजें सत्ता और पूंजी तय करती है। अब बहुत ताकतवर होने से क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्र राज्य सबसे ताकतवर चीज है, और राष्ट्र राज्य का जब तक विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तब तक इस ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस इसका बहुत मतलब नहीं है। एक सीमा की बात, एक सीमा तक महत्व है। तो जिस फैज की नज्म से मैंने अपनी बात शुरू की थी, जिसके बारे में कहते हैं कि ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर के चले थे, उस नज्म के आखिर में मानवीय जी फैज कहते हैं कि अभी निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, अभी गरानिये शब में कमी नहीं आई, अभी निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, कि अभी जो रात का बोझिलपन है उसमें कमी नहीं आई है, वो जारी है, रात जारी है, वो अंधेरा जारी है, और ये दिल को जो देखने की निगाह होनी चाहिए वो घड़ी भी अभी नहीं आई है। इसीलिए चले चलो कि वो घड़ी, कि वो मंजिल अभी नहीं आई। फैज कह रहे थे 47 में, ये बात आज लागू होती है 2023 में, कि अभी हमको वो आंदोलन जारी रखना है। सत्ता एक जरूरी चीज है। तो दोस्तों, और यह भी कह देना तथ्य की तरह जरूरी है कि बिहार की सरकार ने जो सर्वे किया है 2023 में लागू किया है, 1968 में इस तरह का सर्वे ऐतिहासिक रूप से ईएमएस नंबूदरी-पाद की सरकार ने केरल में कर दिया था 1968 में, और 2011 तक ऐसा लागू करने वाली वो अकेली सरकार थी हिंदुस्तान में, और 2011 तक ओबीसी राजनीति भारत में खूब फली फूली है। तो वो जो राजनीति है जिसका नीचे चल रहे सतह से क्या लेना देना है, इस बात की पड़ताल करना, उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल कोई सवर्ण जाति का आदमी संसाधनों पर कब्जा करके बैठा था, अगले दिन किसी और तबके का होगा, और अगले दिन किसी और तबके का होगा। जनता को क्या मिला? आपको क्या मिला? बड़े हिस्से को जो अभी भी वंचित है उसको क्या मिला? खैर, इसमें मैं फिर बाद में आऊंगा। और विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्हीं संदर्भों से सोचते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक कविता है भगवान, और इस कविता का संबंध एक और तरीके से जुड़ता है। बाइबल में एक कथा, नहीं बाइबल में नहीं, कहीं और कथा ये आती है। कथा ये है कि बिल्ली ने चूहे पर झपट्टा मारा और चूहे ने कहा, हे भगवान प्राण बचा लो। बिल्ली 3-4 दिनों की भूखी थी, चूहे को देखा उसने, कहा, हे भगवान प्राण बचा दो, ये चूहा मिल जाएगा तो प्राण बच जाएगा। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की। आगे जाकर तुम चले जाओ दंगे में और हजार लोगों की हत्याएं कर दो, लेकिन अंततः जब संसाधनों का बंटवारा होगा तो भगवान किसका होगा? तो ये सिर्फ यहां विश्वनाथ प्रताप सिंह इस जमीन से खड़े होकर के देख रहे थे, और इस जमीन से खड़े होकर के देखिए कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने का मतलब क्या है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह की यह जो इतनी देर बात हम लोगों ने की है वंचित तबकों के सांप्रदायिकरण के बारे में, वंचित तबकों के लोकतंत्र के नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में सबसे ज्यादा भागीदारी के बारे में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस पर भी एक रूपक में अपनी बात करते हैं। उनकी एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है मैं और वक्त। वो पढ़ते हैं कि मैं और वक्त काफिले के आगे आगे चले, चौराहे पर मैं एक ओर मुड़ गया, बाकी वक्त के साथ चले गए। 2008 में मृत्यु के समय क्या स्थिति थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की? वे जिनके लिए लड़े हो, बस मैं खत्म 5 मिनट में खत्म, जिनके लिए लड़े हुए क्या किया उन्होंने उनके साथ? विश्वनाथ प्रताप सिंह को भगवान न बनाया जाए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मेरे ख्याल से इसी साल से ही विश्वनाथ प्रताप सिंह पर गंभीर तरीके से बातचीत शुरू हुई है, लेकिन ये बातचीत कहीं ये उनके भगवानत्व की तरफ न बढ़ जाए, उनको ईश्वर न बना दे। इस बात को सोचना पड़ेगा कि मैं तो किसी और तरफ चल गया, बाकी लोग वक्त के साथ चले गए सत्ता में भागीदारी करने, चाहे जिस आधार पर। उनकी एक दूसरी कविता है लिफाफा। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, क्योंकि इनका रूपक बहुत स्पष्ट है, इसलिए मैं सिर्फ कविताओं को पढ़ देना ही काफी समझता हूं। लिफाफा, पैगाम तुम्हारा। अब ये तुम्हारा कौन है आप जानते हैं? पैगाम तुम्हारा और पता उनका, दोनों के बीच फाड़ा नहीं जाऊंगा। वो चलता है सत्ता की तरफ चले जा रहा है, लेकिन इसमें कौन मारा जाएगा, किसकी हत्या होगी? साहिब ने लिखा कि ऐ रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, ये कौन मरा? ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा दोस्तों। और उनकी आखिरी कविता जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, समय नहीं है इसलिए और भी कभी इस पर और बात करेंगे, कि कविताओं के बहाने बातचीत करेंगे। मानव जी कभी किसी समय आप लोग और रखें। इसका शीर्षक है मैं दुश्मन की छाया से लड़ रहा था। कविता यूं है, कैसे भी वार करूं उसका सर धड़ से अलग नहीं होता था। कैसे भी, कौन सी ताकत होगी जिस पर वार कर रहे होंगे? कैसे भी वार करूं उसका सर धड़ से अलग नहीं होता था। धरती खोद डाली पर वह दफन नहीं होता था। उसके पास जाऊं तो मेरे ही ऊपर सवार हो जाता था। खिसिया कर दांत काटूं तो मुंह मिट्टी से भर जाता था। उसके शरीर में लहू नहीं था। वार करते करते मैं हांफने लगा, पर उसने उफ नहीं थी। ये किस पर वार कर रहे होंगे? बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट है। उनके वार करने के बावजूद पिछले 20 सालों में और 10 सालों में तो बेतहाशा तरीके से कौन बढ़ा है। तभी एकाएक पीछे से एक अट्टहास हुआ। मुड़कर देखा तब पता चला कि अब तक मैं अपने दुश्मन से नहीं, मुड़कर देखा तब पता चला कि मैं अब तक अपने दुश्मन से नहीं, उसकी छाया से लड़ रहा था। आप लड़िए राम के नाम पर, जिसको सत्ता लेनी है जाके ले लेना। आपको लगे कि राम का नुकसान हो गया है और ये हमारी परंपरा का वो हो गया है, उसकी छाया से लड़ते रहिए, लेकिन वो जिसकी छाया है वो तो मौज में है। 250 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। जब कोरोना के दौर में लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग मरे हैं, लोग की प्रॉपर्टी बिकी है, लेकिन कुछ एक तबके ऐसे थे, कुछ एक लोग ऐसे थे, कुछ एक लोगों के प्रतिनिधि ऐसे थे जिनकी 250 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। आप लड़ते रहिए छाया से, असल काम कर रहे हैं। एकाएक पीछे से एक अट्टहास हुआ। मुड़कर देखा तब पता चला कि अब तक मैं अपने दुश्मन से नहीं, उसकी छाया से लड़ रहा था। वह दुश्मन जिसे अभी तक मैंने अपना दोस्त मान रखा था। मैं अपने दोस्त का सर काटूं या उसकी छाया को दिया सलाई से जला। तो ये बात विश्वनाथ प्रताप सिंह का विचार क्या था? वो किसी ओबीसी जाति को, किसी एक जाति का नाम लेकर के क्यों से प्रश्नांकित करूं मैं, किसी एक जाति को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि लोग सोचते और व्याख्यायित करते हैं, कतई मकसद नहीं था। मकसद था लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करते हुए उसे और ताकतवर बनाना। और पिछले दिनों में कांसीराम जी का एक नारा
अभी फिर से नया जोर पकड़ रहा है, पकड़ने वाला है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं विभाग में और दूसरी जगहों पर। डॉक्टर जी बैठे हुए इनके साथ अक्सर बातचीत होती है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, दोस्तों बहुत लोकप्रिय नारा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा इस नारे की समीक्षा कर लीजिए। ठीक बात है, एक सत्ता में हिस्सेदारी के लिए तो ये होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो जिसकी संख्या नहीं है, जिसकी संख्या इतनी नहीं है कि वो एक विधायकी का भी टिकट लड़ सके, तो क्या उसकी लोकतंत्र में कभी हिस्सेदारी नहीं होगी? यह लोकतंत्र की विचारधारा और लोकतंत्र की मंशा के अनुरूप है क्या? जो फिर तो जंगल न्याय किसे कहते हैं? देश में जब ये नारा लागू होगा तो ये जातियों के सिलसिले में नहीं लागू होगा, हर जगह लागू होगा दोस्तों, आप रोक नहीं सकते। फिर यदि आपके विश्वविद्यालय में अपराधी बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो आपका छात्र संघ अपराधियों का छात्र संघ होगा। आपका छात्र संघ अध्यक्ष जाकर के अपराधी के पांव पड़ेगा और आपका छात्र संघ अध्यक्ष एक अपराधी के लिए आंदोलन करेगा और कभी भी वो रोटी और रोजी के लिए आंदोलन नहीं करेगा और आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपराधियों की संख्या है तो अध्यक्ष भी होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर वो गरीब और वंचित समुदायों से आते हुए बच्चों के लिए क्या स्पेस बनेगा लोकतंत्र में? क्या भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी ने पिछले दिनों में यह नहीं कर दिया कि एक समुदाय को कहा कि हम इसको मानते ही नहीं है, हमारे लिए वो नगण्य है और उसको टिकट देना तक गवारा नहीं समझते और उसका चाहते हैं कि भारत की संसद, भारत की विधानसभा, भारत की नगर पालिका, भारत की ग्राम पंचायत उससे मुक्त हो जाए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप कैसे चुनौती देंगे इसको? तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है दोस्तों। भले ही इस समय जो उन्माद, सांप्रदायिकता का उन्माद फैला हुआ है, उसमें ये चीज सत्ता में हिस्सेदारी के लिए काम आ जाए, लेकिन यह कतई 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 ठीक नहीं है। फिलहाल आज तक मैं ऐसे ही सोचता हूं, भविष्य में देखेंगे कि इसके क्या परिणाम होते हैं। तो इन सारे संदर्भों को विश्वनाथ प्रताप सिंह को अगर आप देखेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह समझ में आते हैं कि एक संवेदनशील आदमी, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री जो भारत की सबसे क्रूर, खूंखार, जातिवादी, धर्मवादी ताकतों से लड़ते लड़ते शहादत हासिल कर ली जिसने, क्या हम कहीं उसी का नाम लेकर के उन क्रूर और धार्मिक ताकतों को नए तरीके से, नए सिलसिले से मजबूत तो नहीं कर रहे हैं? इस पर विचार करेंगे तो सामाजिक न्याय का सवाल हल होगा, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का सवाल हल होगा। नहीं तो अलग अलग तर्कों पर अलग अलग लोगों ने सत्ताएं हड़प ली हैं। आप में से भी जो हड़पना चाहे, सत्ता उनको मुबारक, उनके लोग उनको मुबारक, उनका लोकतंत्र मुबारक। हम तो अपनी जगह खड़े रहेंगे और यह है लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का, संसाधनों के विकेंद्रीकरण का। और जब तक वो आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच जाता तब तक फैज की लाइन कहूं तो चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी हम आपसे सीखते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हिंदी विभाग के ही प्रोफेसर हैं माननीय जगदीश गिरी जी, उनको आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वीपी सिंह जी, और कल ही हम ज्योतिबा फुले साहब को याद कर रहे थे और उसी कड़ी में बुद्ध और पेरियार को याद करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही बेहतरीन अवसर आपने चुना इस कार्यक्रम के लिए। मंच पर उपस्थित साथी डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी, सीबी यादव जी, आपके कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त मेहमान और विद्यार्थी। ये बात डॉक्टर विशाल ने जहां छोड़ी थी वहां से कुछ आगे चर्चा में रखना चाहता हूं। भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की अवधारणा,
हम माननीय वीपी सिंह जी के योगदान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम इस बात को ठीक से न समझें। भारतीय लोकतंत्र कहने में बड़ा अच्छा एहसास होता है। लगता है कि जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ सब बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। अब्राहम लिंकन कहते थे डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। बहुत अच्छी अवधारणा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन दिक्कत वहीं से शुरू होती है। ये अवधारणा जितनी अच्छी है, व्यावहारिक धरातल पर इस अवधारणा के बिल्कुल उल्टा होता है। और इसकी एक पैरोडी किसी ने बनाई। उन्होंने कहा कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब सही मायने में फॉर द पीपल, FAR, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, BUY, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, OFF, ऑफ द पीपल। असल में ऐसा लोकतंत्र जो बाहर से अच्छी अवधारणा के तौर पे नजर आता है, वो भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति समाज में जनता से बहुत दूर, पैसे के बल पे खरीदा हुआ, और जहां जनता का कोई असली सहभाग नहीं है, कोई प्रतिभाग नहीं, ऐसा लोकतंत्र हो गया है। इस लोकतंत्र में 5 साल में जनता को केवल एक बार एहसास कराया जाता है कि ये देखो आप सब बराबर हैं, अब आप चुन लीजिए। तो आप चुनने जाते हैं, तो चुनने जाते हैं तो आपको बैलेट पेपर पर वही 5-6 लोग दिखाई देते हैं। उन 5-6 लोग में से चुन लीजिए। आपको चुनने का अधिकार तो है, आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुन सकते हैं, लेकिन आपकी पसंद का व्यक्ति वही क्या है जिसका बैलेट पेपर में नाम है? अगर नहीं है तो वहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो फिर बैलेट पेपर पे नाम किसका है? आपको चुनने की जो छूट दी गई है कि इनमें से चुन लीजिए, वहां कौन है? तो आपको पता चलेगा कि जो खरीद सकता है, जो बैलेट पेपर पे अपना नाम छपाने के लिए कुछ पैसा खर्च कर सकता है, जिसको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद वहां से भी जीतने के लिए भी उसे इतना अकूत धन चाहिए जिसकी परिकल्पना एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर भी यदि कोई हिम्मत कर ले कि नहीं साहब मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, तो वो निर्दलीय भी सामान्य व्यक्ति अगर लड़ेगा, तो मेरे ही इलाके में तीतर सिंह जी हैं, श्रीगंगानगर जिले में, इस बार अखबारों में, टीवी में खूब आया था। तीतर सिंह जी हर चुनाव लड़े हैं, 35 चुनाव तो लड़ लिए उन्होंने। अब इतना तो हो गया कि उनका नाम तो आ जाता है, लेकिन तीतर सिंह जी को कभी भी 1000-1200 से ज्यादा वोट नहीं मिले। तो आप हिम्मत करके लड़ लीजिए। आप निर्दलीय भी वही लोग जीतते हैं जिनके पास बहुत सारा धन है। तो फिर क्या करें? तो फिर डेमोक्रेसी का क्या करें? इसलिए डेमोक्रेसी एक अवधारणा के तौर पे जहाँ यूरोप में लोकप्रिय हुई और उन्हीं के देखा देखी हमने इसको लागू कर लिया, अवधारणा के तौर पे तो ठीक था, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, भारत जैसे बहुत आर्थिक विषमता वाले देश में, जहां संपत्ति का विभाजन इस तरह से है कि किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और किसी के पास गिनने को फुर्सत नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है। वो गिनने के लिए उसने दूसरे लोग रख रखे हैं। वो सीए रखता है कि तुम गिन के बताओ कि इस साल का टर्नओवर कितना है। ऐसे देश में जहाँ सबके मत का मूल्य एक है, सब बराबर है, दिखने में तो चीजें ठीक लगती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस लोकतंत्र में कमी है, वो कमी है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय नहीं है।
समाज में हर एक व्यक्ति को कहने को तो बराबरी का अधिकार है, लेकिन असल में ये केवल कागज पे है, व्यवहार में नहीं। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर जी से बहुत मजबूती से उस समय कह रहे थे, और आगे चल करके ये धारणा मजबूत होती गई, जिसको वीपी सिंह जी और आगे बढ़ाते हैं। वो ये कि समाज का वह कमजोर तबका जिसके पास इस डेमोक्रेसी में बराबरी पे दौड़ने की क्षमता नहीं है, उसको आपने अधिकार तो दे दिया है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो जरूरी योग्यता है वो योग्यता उसके पास नहीं है, तो वो क्या करे, उसका प्रतिनिधित्व कैसे हो। तो यहां से ये सामाजिक न्याय की अवधारणा शुरू होती है, जिसमें कहा कि समाज के हर एक तबके में से प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको कुछ रियायतें देनी पड़ेगी, और वहां से राजनीतिक आरक्षण का दौर शुरू हुआ, फिर वो नौकरियों में आरक्षण का दौर शुरू हुआ। लेकिन एससी और एसटी के बाद भी ऐसी अनेक जातियां बच गई थी जिन जातियों का प्रतिनिधित्व तब भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, और दिक्कत तलब बात ये थी कि उनकी ठीक से गणना भी नहीं हो रही थी। ब्रिटिश काल में ही जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद गणना हुई नहीं थी। अब यहाँ जाति जनगणना की जो बात आती है तो फिर एक सवाल जरूरी हो जाता है। एक मॉडल ये भी है डेमोक्रेसी में, हम जैसे आदर्श बात करते हैं वैसी एक आदर्श ये भी है कि जातियां होनी क्यों चाहिए, हम जाति मुक्त समाज क्यों नहीं बना लेते, ऐसा समाज अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो जातियां कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह की तमाम बहसें हैं, लेकिन दिक्कत ये है, डॉक्टर अंबेडकर जो बात कहते थे कि भारतीय समाज में जाति प्रथा ऐसी अटल चीज है कि उसे हटाना आसान नहीं है। उन्होंने एक बिल्डिंग का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि हम सब लोग कई मालों की बिल्डिंग में रहते हैं, और उन मालों से एक दूसरे में आवाजाही करने की छूट नहीं है। जो जिस दर्जे पे जन्म लेता है उसको पूरा जीवन वही व्यतीत करना है, आपस में आप आवाजाही कर नहीं सकते। जाति इतनी सच्चाई है, ऐसी कठिन कड़वी सच्चाई है। तो जब सच्चाई है आप उसे दूर नहीं कर सकते, और जातियों के भीतर भी इस तरह का जातिवाद है कि हर जाति अपने से नीचे एक छोटी जाति खोज लेना चाहती है। तो इस तगड़े वाले जाल से जब मुक्ति पाना अभी आसान नहीं है, तो तब तक क्या हम एक आदर्श अवधारणा की बात करते रहें कि जाति मुक्त समाज हो जाएगा, धीरे धीरे जाति खत्म हो जाएगी, वो मजबूत नहीं है, वो और मजबूत हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। तो जब ये आपकी सच्चाई है, समाज में विषमता है, जातिवाद है, इसे आप नकार नहीं सकते। ऊपर ऊपर से आदर्श बघाड़ने के लिए कोई कुछ कह ले, लेकिन वो सच्चाई को नकार नहीं सकता। तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि हर एक वर्ग को, और वर्ग से भी ज्यादा अब हमारे यहाँ हर एक जाति को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बड़ी जाति है चाहे छोटी जाति है, हर एक जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो हुआ यूं कि एससी एसटी के नाम पर बहुत सारी जातियों को शामिल किया गया था। बाकी सारी जातियों में से जब प्रतिनिधित्व देखा गया तो पता चला कि ऊपर की कुछ एक जातियां ही बाकी बचे हुए हिस्से को अपने उपयोग में ले रही थी। तो मंडल कमीशन गठित किया गया और उसको उसकी शर्तों को लागू करने का साहस माननीय वीपी सिंह जी ने किया, और उन्होंने उन तमाम वंचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नौकरियों में अवसर, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व उस समय नहीं था, ये नौकरी में कम से कम उन जातियों को लाने की कोशिश की गई, और इसका बड़ा भारी विरोध हुआ, बवाल हुआ, और जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि उनको देश का कलंक भी कहा गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बहस छेड़ी, और उन छोटे छोटे पॉकेट्स में रहने वाली उन तमाम पिछड़ी जातियों के युवाओं को देश के प्रमुख केंद्रों में जाने का अवसर प्रदान किया। ये उस समय की गई शुरुआत थी। साथियों, सामाजिक न्याय डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। हर एक जाति को हर जगह उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये बहुत जरूरी है। दिनकर की एक पंक्ति मैं कई बार दोहराता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बड़े कवि हुए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है, न्याय की अवधारणा क्या है।
तो उन्होंने कहा कि न्याय की अवधारणा इसलिए जरूरी है कि जब तक न्याय नहीं है तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। यदि एक शांत अच्छा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ झगड़ा नहीं हो, दंगा नहीं हो, फसाद नहीं हो, तो आपको न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता कैसा भी हो महल शांति का खड़ा नहीं रह पाता। कैसा ही आप शांति का एक सुंदर महल खड़ा करें, लेकिन वो महल सामाजिक न्याय के बगैर स्थापित नहीं रह सकता, वो गिरेगा, भरभरा जाएगा, क्योंकि असंतोष पैदा होगा। जब तक आप हर एक समाज की, हर एक वर्ग को, हर एक जाति को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, उनके अंदर असंतोष पैदा होगा, उनको विकास करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा। इस देश के संसाधनों पर हम सबका बराबर का अधिकार है। जैसे एक पिता की संपत्ति में उसकी सारी संतानों का बराबर का हक है, तो लड़कियों को भी हक है। पहले तो लड़कियों को भेद कर दिया था कि केवल लड़कों का हक है, अब ये हुआ कि हर संतान को बराबरी का हक है पिता की संपत्ति। ठीक ऐसे ही यह देश जिसमें हमने जन्म लिया है, ये हमारा माई बाप है और इसमें हम सबका बराबरी का हक है। हर एक, हम सब इसकी संतान है। जब भारत माता है और हम सब इसके संतान हैं, तो इस भारत माता की संपत्ति में हमारा बराबरी का हक है कि नहीं? हर एक संतान का बराबर का हिस्सा है। तो जो संतान वंचित रह गई और किसी एक संतान ने बहुत ज्यादा हासिल कर लिया, तो दो भाइयों में झगड़ा होता है ना। एक एक बीघे जमीन के लिए, बल्कि आधा बीघा के लिए, कई बार तो बहुत छोटे से 2 फुट की बाउंड्री के लिए भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है ना। तो फिर यहाँ तो बहुत ज्यादा विषमता है। एक ही देश की संतानों के पास संपत्ति का बराबर वितरण नहीं है, सत्ता का बराबर वितरण नहीं है, तो झगड़ा होगा। और इस झगड़े को मिटाने के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करना बहुत जरूरी है। और वीपी सिंह जी ने जो काम किया वो इसी दिशा में किया गया प्रयास था। जाति जनगणना के मसले पे जो झगड़े हैं, जो बात है, वो उसके ऊपर लंबी बहस है, उस पर अब नहीं जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इस विषय पे सोचने की जरूरत है। जब तक हम एक आदर्श लोकतंत्र या आदर्श समाज नहीं बना सकते, तब तक आप इस डिवीजन को रोक नहीं सकते। और जब तक ये डिवीजन है, तब तक फिर आपको बराबरी की बात करने के से पहले संपत्ति का बराबर, सत्ता का बराबर, अवसर का बराबर वितरण करना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तभी हम एक बेहतर देश बना पाएंगे, एक बेहतर समाज बना पाएंगे। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए और हमको मार्गदर्शन देने के लिए। मैं शक्ति जी से आग्रह करूंगा कि आप आगे आ जाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर सीबी यादव सर। एक बहुत ही सुंदर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की छत्र छाया में बाबा साहब को स्वर्गीय वीपी सिंह जी को सादर नमन करते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, हमारे मंच पर विराजमान यशवर्धन जी, मेरे कलीग और सहयोगी और मेरे वैचारिक सहयोगी जगदीश गिरी जी, विशाल विक्रम जी और आप तमाम साथी। हमेशा अक्सर बोलता रहता हूँ, लेकिन आज जब मैं सुन रहा था तो बस मुझे श्रोता के रूप में ही मुझे लग रहा था कि मैं सुनता जाऊं। और इस विषय पे बहुत सारा प्रकाश डाल दिया गया है। समय भी बहुत थोड़ा ही बचा है, 4 बजे तक की हमारी समय सीमा है। तो मैं 8 से 10 मिनट में इसकी जो बची हुई खाइयां हैं उनको भरने का काम में करने का एक कोशिश करता हूँ। हालांकि इस विषय का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और वीपी सिंह जी को मैं इस रूप में देखता हूँ कि आजाद भारत, पहले आजाद भारत, बाद में संविधान निर्माण में जो सामाजिक न्याय के प्रेरणा थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे।
और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के बाद पहले सामाजिक न्याय के जो प्रेरणादाता थे वो वीपी सिंह जी को मैं मानता हूँ। ये विषय भी बहुत शानदार रूप से चुना है कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो मूलतः 3 इसके पार्ट है और मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि इस विषय के इर्द गिर्द जो चीजें छूट गई है उनको हम थोड़ा सा देखें। भारतीय लोकतंत्र और उसमें सामाजिक न्याय और उसमें वीपी सिंह कहाँ बैठते हैं, तो मैं थोड़ा इसके भारतीय लोकतंत्र को थोड़ा सा स्पष्ट करके उसमें सोशल जस्टिस और फिर वीपी सिंह जी को लाऊं तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक और शीर्षक के साथ ज्यादा न्याय होगा। तो जैसे लोकतंत्र की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, लोकतंत्र एक बहुत ही आदर्श व्यवस्था है और हम अभी जिस लोकतंत्र को जी रहे हैं वो शायद लोकतंत्र के जानने वाले लोग, और जगदीश गिरी जी ने बहुत अच्छे से बताया भी कि अभी हम 10-15% भी लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, उसको तो हम लोकतंत्र का प्रतिरूप मानते हैं। लेकिन हमने देश जब आजाद हुआ तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं ने अपनाया और लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, उन्हें इसे स्थान भी दिया भारतीय संविधान में, स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी जिसे हम बोलते हैं। मैं उसमें मूलतः है कि ये बाकी के 3 पिलर जो है वो न्याय पर ही आधारित है। अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा तो बाकी के तीनों पिलर भी ढह जाते हैं। तो लोकतंत्र का जो मूल पिलर जहां डेमोक्रेसी खड़ी रहती है उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा ही कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें थोड़ा रख रहा हूं ताकि आप एक विद्यार्थी के तौर पर इसे ज्यादा बेहतर समझ पाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कैसे सोचते थे और क्यों वो उनके कदमों को कैसे देखते हैं। तो संविधान का जो भाग, क्योंकि संविधान में टोटल 22 भाग रखे गए थे, उसका भाग 16वां जो था वो पूरा सामाजिक न्याय पर रखा। इसे बहुत कम विद्यार्थी समझते हैं और सामाजिक न्याय की अवधारणा में जो भाग 16 था उसमें भी मूलतः जो समझ आई, जो ज्यादातर इस देश के देशवासियों को समझ में आई कि बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए, एससी और एसटी समुदायों के लिए लड़ाई लड़ी। पहले भी उनकी लड़ाई यही थी और आजादी के बाद भी अगर आप लोगों के जनमानस में जाकर के देखेंगे और झांकेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को उसी रूप में देखा जाता है कि वो एससी और एसटी समुदाय को कोई विशेष रूप से संरक्षण देकर के उनको अवसर देने वाले एक महान व्यक्तित्व थे। जबकि आप गहराई से देखेंगे ऐसा नहीं है। मतलब एक दूसरी सच्चाई जो बाबा साहब के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उसको उसकी जानकारी बहुत कम पता है। मैं जितना बाबा साहब को पढ़ता हूं मुझे यह है कि वो पीड़ा तो उन्होंने अपने जीवन में देखी थी, लेकिन बाबा साहब की मूल चिंता जो थी वो पिछड़े वर्गों के प्रति थी। और ये मैं जब संविधान को जब गहराई से देखता हूं तो चूंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की एक आइडेंटिटी थी, लेकिन ओबीसी क्लास का कोई फिक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 340 में ये रखा गया कि संविधान लागू होने के उपरांत समय समय पर इन ओबीसी क्लास जो है इनकी जातियों का सर्वेक्षण करवा करके आगे फिर इसके बारे में सरकारें निर्णय लेगी। बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधान रखा गया कि जो कमीशन बनाया जाएगा उसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रखवा करके उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में रखेगा। ये आर्टिकल 340 रखा गया। और मैं ये मानता हूं कि कहीं भी संविधान के भीतर आरक्षण की बात नहीं थी ऐसे सीधे तौर पर। मौलिक अधिकारों का बड़ा हिस्सा रिजर्वेशन को नहीं दिया था कि सीधा रिजर्वेशन दे, बल्कि वो पार्लियामेंट में छोड़ा गया था कि वो आने वाले समय की परिस्थितियों के अनुरूप रिजर्वेशन देंगे। 2 इसमें गलतफहमियों को मैं थोड़ा सा दूर करता हूं एक संविधान के विद्यार्थी के नाते। ये स्वर्ण जातियां या एक विशेष एजेंडे के तहत ये चीजें चलाई जाती है कई बार कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल 10 वर्षों के लिए ही रिजर्वेशन किया था या सामाजिक न्याय की संकल्पना रखी थी, जबकि वास्तविकता यह है कि बाबा साहब ने तो संविधान में 10 वर्ष को छोड़िए 1 वर्ष के लिए भी प्रावधान नहीं किया था। ये तो पार्लियामेंट पर छोड़ा था।
जो 10 वर्ष का रिजर्वेशन था वो बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 335 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया था। जो अवसर की भागीदारी है वो संसदों पर छोड़ दी गई थी कि आगे आने वाले जनप्रतिनिधि इसको तय करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिला वो अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मिला, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए बाबा साहब ने इससे भी ज्यादा पुख्ता व्यवस्था करके दिए थे। मैं जो विशेषकर उस बात पे फोकस करना चाह रहा हूं कि मंडल कमीशन की जो राजनीति है उसको उसके बिना हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान था वो ये था कि एक कमीशन का गठन तुरंत संविधान लागू होने के पश्चात होगा और जातियों का सर्वेक्षण करके उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण करके और फिर उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार उसका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये बात तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए भी नहीं की थी, क्योंकि उनकी तो स्पष्ट थोड़ी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन थी, इसलिए उन्होंने तो कह दिया कि इनकी ये जातियां हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन सी कास्ट होगी इसका पता कैसे लगाएं, क्योंकि इनकी एक आइडेंटिफिकेशन उस समय नहीं थी। यह मैं थोड़ी सी के स्थिति को स्पष्ट करता हूं और इसमें दो ही बात कहता हूं कि 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया इसी अनुच्छेद 340 के तहत। 1955 में रिपोर्ट आती है और वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, जबकि संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देने के पश्चात इसको पार्लियामेंट में रखवाया जाएगा और पार्लियामेंट में रीड होगी, पार्लियामेंट उस पर डिसीजन लेगा। काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट पार्लियामेंट में तो छोड़िए, आज तक वो कभी बाहर नहीं आई कि रिपोर्ट क्या थी। इसके पश्चात जब ये जो पार्ट था, मैं जब बाबा साहब को देखता हूँ, बाबा साहब ने संविधान लागू होने के पश्चात केवल दो बड़े कामों पर उनका विशेष जोर था। एक था ओबीसी का जो ये कमिटमेंट था ये, और दूसरा था हिंदू जातियों के भीतर विशेषकर महिलाओं की जो स्थिति थी उनके लिए हिंदू कोड बिल पर उनका विशेष फोकस था। जब ये स्थिति नहीं हुई तो 77 के पश्चात जब जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आता है उसमें ये वादा करते हैं उस घोषणा पत्र में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ओबीसी कमीशन बनाएंगे और इन जातियों को न्याय देंगे। इसी क्रम में 1979 में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम बीपी मंडल कहते हैं, दोबारा से एक सेकंड ओबीसी कमीशन का गठन होता है। 1980 में इसकी रिपोर्ट आती है। अब मैं कुछ अनचूहे पहलू इसके सामने ला रहा हूं। कहा जाता है कि बीपी सिंह जी ने ये जो मंडल की जो राजनीति है वो एक उनकी बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। आपको जानना होगा कि बीपी सिंह जी 1980 में जब यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तब भी वो मंडल कमीशन को यूपी में लागू करने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी स्थिति जो सामाजिक न्याय, क्योंकि जब भी हम बीपी सिंह जी को देखते हैं तो मंडल कमीशन और बीपी सिंह जी एक दूसरे के पैरेलल आके आ खड़े होते हैं और हम उसे सही ढंग से नहीं समझ पाते। अब थोड़ा सा बीपी सिंह जी की पृष्ठभूमि को लेकर के दोनों को कनेक्ट करके मेरी बात को खत्म करता हूं। बीपी सिंह जी इस पिछड़े समाज से नहीं थे, जैसा कि बताया गया है कि वो एक राज परिवार से हैं। मांडा के वो राजा होते हैं। आपको ये भी है कि पहले रियासतें होती थी, वो उस परिवार से आते थे और उस परिवार के आने के बाद में उनका विजय पटल होता है वो कैसे आर्थिक बराबरी और सामाजिक न्याय के प्रति आता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कांग्रेस में आने के पश्चात वो जब आपातकाल के दौरान वाणिज्य मंत्री बनते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं, राजीव गांधी के बहुत ही करीबी और अच्छे मित्र होते हैं। जब राजीव गांधी की 1984 में गवर्नमेंट बनती है, जब पहले वो वित्त मंत्री बनते हैं, लेकिन जब वो वित्त मंत्री बनते हैं तो चूंकि राजीव जी के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, उन्होंने राजीव जी से पूछा कि बताओ आप मेरे लिए क्या आदेश है। तो राजीव जी ने कहा कि आपको सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई आदेश नहीं है, ये दलाली प्रथा को समाप्त कर दीजिए।
वीपी सिंह जी अपनी उसकी जीवनी में उद्धरण है। वीपी सिंह जी पलट करके कहते हैं कि देखना बदल मत जाना, ये बड़ा कठिन होगा और ये आप ही पर भारी पड़ेगी। कहते हैं जब वीपी सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उनके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉर्पोरेट जाने से डरता था, क्योंकि वीपी सिंह जी ने पहला अटैक कॉर्पोरेट घरानों पर किया जब वो वित्त मंत्री थे। और रिलायंस के जो प्रमुख थे धीरूभाई अंबानी, उनको उस समय कई तरह के नोटिस दे करके उस समय यह आर्थिक बराबरी की बात की। जब दलाली का वो फॉर्मूला जब खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पर उल्टा पड़ा तो वीपी सिंह जी को हटा करके रक्षा मंत्री बना देते हैं। लेकिन वीपी सिंह जी फिर अपनी उस प्रक्रिया को नहीं छोड़ते हैं और एक नई चीज लेके आते हैं, वो फोर्स का घोटाला जो 64 करोड़ का घोटाला था। आज के समय उसको आंक सकते हैं, लेकिन 64 करोड़ के उस स्कीम जिसमें सिर्फ ये था कि ये जो बोफोर्स तोप है वो कम क्वालिटी की गुणवत्ता की खरीदी गई है। और ये स्कीम जो है वो भारतीय राजनीति के एक पूरी नई संरचना को जन्म देते हैं। मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वीपी सिंह को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है और उसी समय भारत की राजनीति में एक नए प्रकार का अवतरण होता है। वीपी सिंह जी एक पर्ची लेते हैं जो अपनी जेब में रखते हैं और वो पर्ची पूरे चुनाव का एक प्रमुख हिस्सा बनती है, जिसमें ये कहते हैं कि मेरी जेब में एक पर्ची है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब एक एक का हिसाब चुकाऊंगा। उस पूरे चुनाव में वीपी सिंह जी की जो पर्ची होती है, जिसको वो कभी खोलते नहीं और बाद में वो कभी खुली भी नहीं, वो पर्ची उस पूरे चुनाव अभियान का एक आधार बनती है। यहां पर हम एक आज के समय एक बहुत रेलेवेंट बात उठती है, जब सांप्रदायिक ताकतें और जब कॉर्पोरेट ताकतें इतनी मजबूत हो जाती है और हम जैसे लोग निराश हो रहे होते हैं, मुझे लगता है वीपी सिंह जी को याद करना चाहिए कि उस स्थिति में अकेला एक बंदा खड़ा होता है और पूरे देश की सत्ता व्यवस्था को बदल करके 1989 में अगले ही साल सत्ता पूरे देश की राजनीति को पर कब्जा जमा लेता है। केवल 1 साल के भीतर देश की राजनीति को बदल देता है। भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है। उस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ये निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब तक निर्णय नहीं हुआ था तब तक लोग कहते थे वो मंडल की बात का क्या हुआ। आपको थोड़ा सा इस बात का भी पता होना चाहिए कि जनता दल के घोषणा पत्र में भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का प्रावधान था। ये वीपी सिंह जी की कोई रणनीति नहीं थी, बल्कि उनका पहले से चला आ रहा एक एजेंडा था। जनवरी 1990 में उनकी 89 में उनकी सरकार बनती है। आप देखेंगे 25 सितंबर नहीं, उनका जो रहता 7 अगस्त को वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी कर देते हैं। 15 अगस्त 1990 का जो उनका लाल किले से उद्घोष होता है, उसको वो कहते हैं कि मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया है, वो वापस कोख में नहीं जाएगा। सितंबर को इस मंडल को हमको समझने के लिए समझना पड़ेगा। उसी समय ये मंडल की रिपोर्ट के उसी पैरेलल आप देखेंगे, उसी समय दूसरी एक विचारधारा इस मंडल के विरोध में कि इसका तोड़ क्या हो सकता है, इसलिए रथ यात्रा लेकर के शुरू होती है, जिसे कमंडल की राजनीति कहते हैं। लेकिन उस समय इसको कमंडल की राजनीति को रोकने के लिए वीपी सिंह जी ने, उसके 2 प्रमुख सिपाही थे, एक लालू प्रसाद और दूसरे मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद जी को कहते हैं कि ये कमंडल की यात्रा रोकनी चाहिए। मुलायम सिंह जी ने जो कार सेवक जो गए उनको कहा कि मैं किसी भी कीमत पर यूपी में घुसने नहीं दूंगा और गोली चलाने तक के आदेश देते हैं। और लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में रथ यात्रा को रोक करके उनको जेल के पीछे पहुंचा देते हैं। ये घटना 25 अक्टूबर 1990 की है। जब वीपी सिंह ये कर रहे हैं, कमंडल के खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं,
उस समय उन्हें पता है कि ये उनकी सत्ता की कीमत चुकानी पड़ेगी, और 7 नवंबर 1990 को वो इस्तीफा दे देते हैं। यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वीपी सिंह जी का सत्ता के प्रति मोह आप देखेंगे, उसको इस बात से आंक सकते हैं, जब 1996 में दोबारा सरकार बनती है तो पूरी विपक्षी पार्टी, पूरी सत्ता वीपी सिंह जी के घर पे जाके उनके आग्रह करने के लिए पूरे नेता पहुंचते हैं कि वीपी सिंह जी आप प्रधानमंत्री बनो। और जैसे ही लोग उनके घर पे आग्रह करने के लिए पहुंचते हैं, वीपी सिंह जी पिछले गेट से निकल करके बाहर चले जाते हैं। जब तक लोग उनके घर से नहीं चले गए तब तक वापस घर नहीं लौटते हैं। ये दिखाता है कि वीपी सिंह जी का सत्ता के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं था, बल्कि वो एक राजनीतिक परिवर्तन के प्रति उनका संकल्प था। मैं थोड़ा सा यात्रा को आगे ले जाता हूं। जब 1998 में वाजपेयी जी की सरकार बनती है, तब पूरे विपक्ष को एकजुट करने में वीपी सिंह जी की केंद्रीय भूमिका आती है। जब सेज नीति, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो ये नीति आती है, तो वीपी सिंह जी उसके खिलाफ खुल के खड़ा होते हैं। मेरी ये उनकी जीवन वृत्तांत पर थोड़ा प्रकाश डालने का उद्देश्य ये था कि वीपी सिंह जी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, उसके पूरे जीवन क्रम पर भी अगर आप ध्यान दीजिए तो उनकी एक ही संकल्प था, वो था गैर बराबरी के विरुद्ध आंदोलन में हर कीमत चुका देना, किसी भी हद तक जाना, चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे उसके बाद की चीजें हो। लेकिन वीपी सिंह जी एक ऐसे चरित्र के रूप में इस भारत के राजनीति में रहते हैं जहां से जब जब इतिहास लिखा जाएगा, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक परिदृश्य की दृष्टि से हो, ये 1990 की जो सीमा रेखा है वो भारत के लोकतंत्र को 2 हिस्सों में बांट रही होगी। और आज हम 2023 में वीपी सिंह जी को जब याद करते हैं, तो ये 2023 का साल वीपी सिंह जी की राजनीति, जो मंडल और कमंडल की राजनीति का अवतार 2 के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि 14 साल बाद में फिर वीपी सिंह जी की वो राजनीति एक नए रूप में सामने आ रही है, जहां जाति जनगणना का एक प्रश्न जो मुझे लगता है 2024 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभरने वाला है। और चाहे चेन्नई के सुदूर चेन्नई में वीपी सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होकर के एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत के संकेत स्टालिन ने दे दिए हैं। मेरा यह मानना है कि आने वाला जो समय 2024 का जो साल होगा, आप निश्चित तौर पर ही आज इसकी एक शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय में कर रहे हो, लेकिन 2024 के इस साल में वीपी सिंह नए रूप में अवतरित होने वाले हैं, ये मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और हम इसकी क्यों नहीं एक पूर्व तैयारियां कर लें, जहां मंडल 2 आएगा और कमंडल 2 आएगा। ये लड़ाई, वैचारिक लड़ाई आज की कोई नई लड़ाई नहीं है, ये इतिहास के सदियों से चलने वाली लड़ाई है। जैसे कि अभी गिरी जी ने भी बताया और विशाल जी ने भी बताया, ये आपको तय करना है कि आप किस पाले में खड़े हो, किस विचार के साथ खड़े हो। अगर आप इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ खड़े हो, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, तो ये भी है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आने वाला समय जाति जनगणना और पिछड़े वर्ग की जो अभी तक हिस्सेदारी बाकी रही है, क्योंकि वो सेमीफाइनल का भी फाइनल नहीं हुआ, उस फाइनल तक को पहुंचाने के लिए किसी नए वीपी सिंह के अवतार की आज जरूरत है। तो मेरा लगभग समय हो चुका है, मैं 5 से 7 मिनट, मैं बिल्कुल इसे अगले 2 मिनट में इसे समराइज करता हूं। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में आप सब और आप हम सब लोग इसका भी हिस्सा है। क्यों नहीं हम ज्यादा देश की बात ना करके, कम से कम हम अगर इसे राजस्थान तक भी सीमित रखें, अगर देश में हो तो बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं हम इस नए प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई में राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों नहीं इसका सूत्रधार बने। आज इस पर हम चर्चा करें। क्यों नहीं हम इस जाति जनगणना और सामाजिक न्याय
कि इस लड़ाई में और जो एक कमंडल का जो नया रूप आ रहा है, इसके सामने क्यों नहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति और शिक्षक शक्ति एक नए विचार के रूप में हम खड़े होकर के इसको यहां से एक शुरुआती रूप दे कि इसका स्वरूप क्या हो। विश्वविद्यालय ही वो जगह होती है जहां आंदोलनों की और विचारों की एक रूपरेखा गढ़ी जाती है। आप सबके सामने मैं आज वीपी सिंह जी की इस पुण्यतिथि पर मैं आपके सामने इसी विचार को छोड़ के जा रहा हूं कि आप और हम सब लोग मिलकर के ये बात सोचें कि जो फाइनल मैच वीपी सिंह जी छोड़ गए थे उसकी तैयारी का रूप क्या हो। किसी और जगह से शुरू होने से ज्यादा बेहतर होगा कि क्यों न हम राजस्थान विश्वविद्यालय में इसके सूत्रधार बने, हम मिलकर के तय करें कि इसकी स्वरूप क्या हो। आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पर ही अपनी राजनीतिक यात्रा में और अपनी शैक्षिक यात्रा में जाति जनगणना और उसकी भागीदारी के मुद्दे को लेकर के संघर्ष की एक संकल्प मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ले चुका हूं। आप में से भी कुछ साथी इस संकल्प के साथ आना चाहते हैं, उन सबका आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता है ऐसी आशा है। आगे कड़ी में मैं माननीय यशवर्धन सिंह जी जेडी को आमंत्रित करता हूँ बोलने के लिए। आप यमुना जल संघर्ष समिति जून के अध्यक्ष। आदरणीय विशाल विक्रम सिंह जी, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर सुमन मौर्य, डॉक्टर सीबी यादव साहब और साथियों, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को शत नमन करता हूं। अभी डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी ने अपने भाषण में बोला कि शायद आप मिले हो, तो मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं वीपी सिंह जी से एक शादी में मिला, मेरे सिस्टर जी ससुराल की तरफ से। इनका ससुराल देवगढ़ है, मेवाड़ में। तो आप काफी सारे शादियों में पधारते रहते थे, तो आपसे तो मेरा आमने सामने परिचय हुआ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे दादाजी वो 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में थे, वो थे कार्टूनिस्ट। उनका और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। उस वक्त वो 1946 की बात है शायद, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी। तो मेरे दादाजी दिल्ली के एक अखबार में कार्टून भेजते थे। तो उस वक्त कोई प्रसंग आया कि कोई ऑब्सोलीट सा लॉ जिसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर एडमेंट लगे, और मेरे दादाजी ने उन पर एक कार्टून बना दिया। अब देखिए आइडेंटिटी से कैसे फंसती है चीज कि वो राजपूत कार्टूनिस्ट, उन्होंने हमारे देश से, हमारे झुंझुनू साइड, शेखावटी साइड में जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई रेलेवेंस मुझे समझ में नहीं आ रही होती है, तो मैं सामने वाले को बोलता हूं कि क्यों मरा हुआ पैसा खींच रहे हो। तो उन्होंने वो ऐसा बना दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मरा हुआ पैसा संसद की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो उनके बोलने का जो उनका मंतव्य था वो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्सोलीट सी बात है जिसको कोई जनरल डिसीजन की जरूरत नहीं। और वो शायद कास्ट आइडेंटिटी के कारण, एक राजपूत होने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगा कि इन्होंने ये जानबूझ के उठाया। तो उन्होंने डिफेमेशन सूट या नोटिस भेजा। और जोरदार बात ये थी कि प्री इंडिपेंडेंस की बात है 46-47 की, पता नहीं वो कोई उसका वो नहीं मालूम। मेरे दादा उस वक्त हमारे गांव में एक ही कुआं रखा कि सारी जातियां उसी कुएं से लेंगी, बड़े प्रोग्रेसिव थे। तो हमारे यहाँ से जो एससी समुदाय है उनकी बारात गई, तो 47 में मेरे दादा डिस्पाइट बीइंग राजपूत उस वक्त के समाज के हिसाब से उन्होंने कहा मैं बारात में रहूंगा इनके साथ। और ये घटना उसके बाद की। तो मेरा गांव और पिलानी एक ही हो चुका है अब तो जीडी बिरला पिलानी से थे और उनसे हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। तो दादाजी बिरला हाउस दिल्ली गए, जीडी बिरला से मिले, बाबू बोलते थे कि बाबू मुझे इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने नोटिस दिया है, शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं इसको डिफेंड तो करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन अगर आपका संवाद होता हो तो आप पहले मेरा एक व्यू पॉइंट उनको बता दीजिए, मेरे बारे में बता दीजिए कि मैं किस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो हो सकता है कोई गलतफहमी हो तो वो इसी लेवल पर दूर है। तो जीडी बिरला ने डॉक्टर अम्बेडकर से बात की कि मैं सूरज सिंह जी को आपके पास भेज रहा हूँ, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर भी आपको लगता हो आपका शुभ कीजिए। और वो करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई मेरे ग्रैंडफादर की और अम्बेडकर साहब की, और उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा एक जुड़ाव की बात है। अब वैसे तो लगभग इतनी सारी चीजें बताई जा चुकी हैं कि ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये जो नाम है सामाजिक न्याय, अभी मैं कल परसों ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि नेल्सन मंडेला ने कहा
कि गरीबी दूर करने का उपाय दान नहीं है, व्यक्ति को न्याय देना है। अगर आप न्याय दे दोगे तो समाज अपने आप आगे प्रोग्रेस करेगा, गरीबी दूर होगी। तो न्याय की जो बात है, इसी विषय पर ये पूरी संगोष्ठी है। अभी ओबीसी की बातें चली, एससी एसटी रिजर्वेशन की बातें चली। मैं भी एक लिटिगेशन में पार्ट था। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इंदिरा साहनी जजमेंट के आधार पे जो हर 10 साल में ओबीसी का रिवीजन होना चाहिए वो हुआ नहीं, इसलिए ओबीसी का रिवीजन करो राम सिंह जजमेंट के आधार पे। ये कोर्ट ने आदेश दे दिया, डिवीजन बेंच ने आदेश दे दिया। 2015 का आदेश 2023 आ गई, 2 सरकारें जा चुकी, कोई उसका दोबारा से न तो उसका सर्वेक्षण हो रहा है, कोई कहीं कोई चर्चा ही नहीं। हमने उसका कंटेम्प्ट भी फाइल कर रखा है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आप इसको कर क्यों नहीं रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा। उसका बड़ा कारण हो सकता है कि कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ पावरफुल लॉबीज नहीं चाहती, तो ये हमेशा ऐसी बात रहेगी। अब बात वीपी सिंह जी की आ रही है तो इनका बैकड्रॉप लोग सब जानते हैं। एक जागीरदार परिवार से थे, फिर एक बड़े जागीरदार परिवार ने इनको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद देहरादून दून स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में आए, कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने, एमएलए बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने हुए डाकुओं के मामले में इनका काफी रेजिस्टेंस रहा। और इनके सगे भाई की हत्या, जो न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनकी हत्या डाकुओं ने कर दी, क्योंकि इन्होंने डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाया। डाकुओं ने इनके बड़े भाई को अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। इनके निजी इनकी एक बड़ी क्षति थी। फिर कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री रहे। और ये जो आजकल आप सुनते हैं ईडी एक बड़ा पॉलिटिकल है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उस वक्त आपने ईडी को सबसे ज्यादा एक्टिव किया, लेकिन आज वाली तरह ईडी नेताओं या विपक्षियों के लिए नहीं थी एक्टिव। जो कॉर्पोरेट घराने थे, जो बदमाशियां कर रहे थे, जो चोरियां कर रहे थे, ईडी को आपने उनकी तरफ डायरेक्ट किया। और ये डायरेक्शन जो है, ये आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपके अंदर जो वैल्यूज है, ये डायरेक्शन वहां से आता है। आपकी वैल्यूज सही थी तो आपने ईडी को जहां पे काम करना चाहिए था वहां भेजा। अभी की जो वैल्यूज है वो चुनावी साल में नेताओं के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर, उनको हैरेस करने के लिए, उनको डिरेक्ट करने के लिए, तो ये वैल्यू सिस्टम की बात मेन बात है, जिसके कारण आज हम इनकी मृत्यु के इतने साल बाद या इनके उस डिसीजन के इतने साल बाद में याद कर रहे हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम की बात चल रही है। तो आपने, जैसा आपने बताया कि उस वक्त इनके 2 फेज थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और फिर राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है। इसके बीच में वीपी सिंह जी, जिसको जो मानना है और किसी की आइडेंटिटी जब फर्स्ट हो जाती है, उसको बड़ा मुश्किल लगता है उसको ठीक करने में। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने, हमारे कम्युनिटी के बड़े राजा थे, राजा जयचंद जी। अब राजा जयचंद जी इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर बना दिए गए, उस बेचारे का कहीं कोई रोल नहीं किसी को बुलाने में। अगर आप एक्चुअल में इतिहास पढ़ेंगे तो जयचंद का कोई रोल नहीं था। और यही चीज वीपी सिंह जी के बारे में, वही कास्ट आइडेंटिटी, जिस कास्ट से वो आते हैं, उनको ये लगता है कि इन्होंने जो फैसला किया वो पर्टिकुलर हमारे लिए ठीक नहीं किया। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमें उस कास्ट आइडेंटिटी से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा कि वीपी सिंह जी ने जो फैसले लिए, जैसा अभी डॉक्टर यादव ने बताया, ये बहुत जोरदार बात है कि 1980 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाह रहे थे। 1990 में जब उनको पहला मौका मिला तब भी उन्होंने वही काम किया। इसका मतलब कोई तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं किया गया था। ये उनका वैल्यू सिस्टम था कि मुझे सामाजिक न्याय की इस बात को स्थापित करना है, न्याय दिलवाना है। और न्याय लगातार इवॉल्व होता है। हमने पिछले दिनों एक बैठक की थी, उसमें काफी सारे अलग अलग ग्रुप्स आए, अलग अलग जातियों से। तो किसी ने कुछ कहा, घोड़ी से उतारना, ये सारी चीजें। वहां मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने हम्मुराबी का जो कोड था उसकी बड़ी बड़ाई हुई उस वक्त जब वो आया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो स्लेव है, जो गुलाम है, अगर उसके बच्चे होते हैं तो वो गुलाम नहीं होंगे। तो लोगों ने कहा देखो गुलामों के लिए भी इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। उस वक्त गुलामी से समस्या नहीं थी, यानी उस वक्त गुलामी तो एक्सेप्टेबल थी कि गुलाम तो होंगे, लेकिन गुलाम के बच्चे गुलाम नहीं होंगे। देखो राजा कितना महान है। और धीरे धीरे हम उससे इन्वॉल्व होते होते भारतीय लोकतंत्र में भी आएगा। हमारा इतना प्रोग्रेसिव
इतना प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है कि जैसा आपने बताया कि लड़कियों को अधिकार नहीं था संपत्ति का, फिर अचानक समाज इवॉल्व हुआ, आर्टिकल 14 शायद पढ़ा होगा, अरे नहीं इसमें तो बराबर लिख रखा है, बराबर क्यों नहीं है, तो कोर्ट ने कहा इसमें बराबर रखा है, सबको बराबर करो। तो ये लगातार इवॉल्व होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ये लगातार हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। जाति जनगणना की जो बात है, अभी हो सकता है हम पता नहीं किस कारण से, कुछ लोग पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने वालों के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट यू कांट मेजर यू कांट चेंज। आपके पास जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे, तो उसमें समस्या कहां है। और कुछ लोग जो अति ईगो में है, जो अभी इस पॉलिटिकल सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, हो सकता है वो अति रंजना में दे रहे होंगे, हम तो 25% है, हम तो 30% है, उनकी भी असलियत सामने आ जाएगी। और जो बहुत मार्जिनाइज ग्रुप्स है, कोई 0.2% है, कोई 0.5% है, हो सकता है उनके लिए नई व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत पड़े, तो वो बेचारे जो हाशिए पर बैठे हैं, क्योंकि मैंने ओबीसी के इस पे काफी काम किया, तो राजस्थान में करीब 75 तो ऐसी जातियां हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है ही नहीं, परिदृश्य से क्या है वो नाम नहीं जानते हो। अगर मैं आपको नाम बताऊं, खड़ाल और जड़वा और पता नहीं कितने सारी ऐसी जातियां जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, तो हम कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी या भागीदारी हिस्सेदारी, तो ठीक है ना, एक बार उनको भी तो न्याय की उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने छोटे ग्रुप्स हैं कि वो कभी न्याय के लिए एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ये कास्ट जाति का विमर्श चल रहा है। जाति में मेरी एक सोच है कि हम अभी उस स्थिति में नहीं आए हैं कि कानून या भारतीय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष हो गई हो वो किसी अकेले व्यक्ति को इम्पार्शियल होकर न्याय दे दे। हमें दबाव समूह की भी जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जाति का ऑटोमेटिक आपको एक सपोर्ट तो मिलता है। अब जाति और जातिवाद ये दो अलग अलग चीजें हैं, हमें जातिवाद को दूर करना होगा, लेकिन जाति जाएगी धीरे धीरे। जैसे गांव में मैंने, आपने कहा कि इलेक्शन लड़ो तो वोट नहीं आते, मैंने 4 टोल थे बहुत बड़े नेता के, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, खुद ने पैरवी की, उन कारों को बंद करवाया, 10 लाख रुपए का कलेक्शन बोलता था वो बंद करवाया, और अभी 123 करोड़ रुपए की रिकवरी आ गई। मुझसे लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने देखो चुनाव बिल्कुल अलग चीज है, ये काम अलग चीज है। फिर भी लोगों ने कहा कि अगर हम विकल्प नहीं देंगे तो हम पे दाव आएगा कि आपने विकल्प नहीं खड़े तो होते। मैं खड़ा हुआ, 12,007 वोट आए मेरे, लेकिन उस चुनाव को हमने पूरे नैतिक मूल्यों पर लड़ा कि हम कोई गाड़ी किराया नहीं करेंगे, किसी को शराब नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे, और हम हमारी बात रखेंगे, किसी को वोट ना दे देंगे। इस तरीके से भी ये धारा चलानी पड़ेगी। तो हमें लगातार अलग अलग इश्यूज पे काम करना पड़ेगा। और वीपी सिंह जी को या डॉक्टर अम्बेडकर को हम एक याद करने के लिए याद नहीं करें, इनसे सीख ले कि हम इनको आज कैसे काम में ले सकते हैं। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, आरटीआई है, लोकायुक्त है, ये सब चीजें आज के हथियार हैं जिनको आप सर्व समाज के लिए न्याय दिलवाने के लिए काम में ले सकते हैं। आप उनको काम में लेंगे, और जब काम में लेंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था भी बदलेगी, चीजें भी बदलेंगी। दूसरा, जैसे अभी की जो राजनीति चल रही है मंडल का मंडल, मैंने देखा है, जैसे हम जो जैसे राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, ये एंटाइटल्ड फील करते हैं कि साहब ये हम तो धर्म के पुरोधा तो हम ही, हमें धर्म रक्षा करनी है। तो आपको उनको इग्नोर नहीं करके उस कंसेप्ट में उनकी क्लैरिटी लाएंगे तो फिर वो आपकी तरफ देखेंगे। जैसे आजकल बड़ा नारा चलता है सनातन धर्म की रक्षा करनी। अब उससे सामने वाले पूछो कि भाई सनातन क्या है, धर्म क्या है, उनको दोनों ही चीजें नहीं मालूम। सनातन जो जिसका न आदि है न अंत है, जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसकी रक्षा की जरूरत कहां से पड़ रही है, और रक्षा करेगा कौन? 70-80 साल जीने वाला व्यक्ति। तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो इसको फिर हमने थोड़ा डिफाइन किया। मैंने कहा इनसे हम बहस करेंगे ये नहीं चलेगा, तो फिर हमने उसकी एक व्याख्या जो मुझे कि सनातन का मतलब है परमात्मा, और परमात्मा को जानने की जो क्रिया है वो धर्म है, और वो पूरी तरह मेडिटेशन का मामला है, अंदर की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है। तो सनातन धर्म अंदर की यात्रा है, इसका बाहरी राजनीति से कोई लेना नहीं। तो जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करूंगा, तो आप उसको बोलो बिल्कुल ठीक है, आसन बिछाओ, सीधे बैठ जाओ, और जो कृष्ण ने गीता में कहा है मेडिटेशन करो, बाहर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, आज से तुम्हारी सनातन धर्म की यात्रा चालू करो।
उसको ये चीज जब आप बताओगे कि सनातन धर्म असल में क्या है, इसकी रक्षा कैसे होगी, तुम कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जब आप कंसेप्ट में जाओगे तब उसकी ऑडियंस चालू होगी। आप उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दोगे तो वो एक बहुत बड़ा तबका है जो आउटराइट रिजेक्शन से आपसे मानने वाला नहीं है। वो तो इसमें भी सामने की तरफ भी एक ऐसी धारा है जिसने एक ऐसी नेगेटिविटी बना ली है कि वो ये मानता है कि वहां को न्याय की हमसे कोई आशा नहीं। मैंने उसको, हमारे यथार्थ गीता है, हमने उसको पढ़ा होगा। कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है, अर्जुन पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं कि तू मन से इंद्रियों को समेट कर सारे चित्त को मुझ पर ध्यान लगा। तो वो कहता है मन तो बहुत चंचल है, तो उन्होंने कहा इसको अभ्यास से मन कंट्रोल में आएगा। इस अभ्यास के मैंने 4 वर्ण बनाए। जब तू शुरुआत में मेडिटेशन चालू करेगा तो तू शूद्र श्रेणी का साधक होगा, तू बहुत घंटे बैठेगा, कुछ क्षणों के लिए मन उसमें लगेगा। फिर धीरे धीरे जब इंद्रिय संचय करने लग जाएगा तो वैश्य श्रेणी का हो जाएगा। जब काम करो लोग मोबाइल से लड़ने की स्थिति में आ जाएगा तो क्षत्रिय श्रेणी का हो जाएगा। ब्रह्म गति से ब्राह्मण हो जाएगा, और जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो सारे वर्ल्ड खत्म हो जाएंगे। ये प्योरली आध्यात्मिक बात थी